मोहनपुर गांव में ननकू अपनी पत्नी रमिया के साथ रहता था। वो बहुत समझदार और व्यवहार कुशल था तथा मेहनती किसान था। संपत्ति के नाम पर एक पुश्तैनी मकान था और करीब 5 बीघा जमीन थी जो उसने अपनी मेहनत से स्वयं खरीदी थी। खेती के काम में उसकी पत्नी रमिया भी उसकी मदद कर दिया करती थी। उसके माँ पिताजी बूढ़े हो चुके थे। वह उनकी सेवा करना अपना धर्म समझता था। वो मानता था कि बड़ों के आशीर्वाद के साथ काम करने पर सफलता अवश्य ही मिलती है। जरूरत पड़ने पर जब भी वो किसी से रुपए उधार लिया करता था तो वायदे के साथ लौटा दिया करता था। उसे अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी। कोई उसे टोकने ना पाए। वो अपने खेत में तो काम करता ही था पर साथ में वो दूसरों के खेत में भी काम करता था। वो और उसकी पत्नी पढ़े लिखे ना थे। उसे इस बात का बहुत दुख था। बड़े बेटे के होने पर सारे गांव को दावत दी और बेटा जब 4 साल का होने को आया तो उसकी पढ़ाई की चिंता सताने लगी। उसने मेहनत करना और ज्यादा शुरू कर दिया ताकि और पैसे कमा सके। गांव में कोई अस्पताल ना था तो कोई डॉक्टर भी ना था। बीमार होने पर शहर जाना पड़ता था। माँ और पिताजी अक्सर बीमार हो जाते थे और उन्हें लेकर वो लखनऊ ही जाता था। एक रात पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और डॉक्टर ना होने के कारण उसे समय से इलाज ना करवाने का दुख हो गया। और जब उसके पिताजी की समय से इलाज ना होने के कारण मृत्यु हो गई, वो चीज उसके दिल में बैठ गई। उसने दुख के आंसू किसी तरह पोंछे ही थे कि उसने अपने बड़े बेटे को डॉक्टर बनाने का संकल्प ले लिया। वो सोचने लगा कि बेटा डॉक्टर बनकर गांव के लोगों की सेवा करेगा। इसी बीच भगवान के आशीर्वाद से उसे एक और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वो बहुत खुश था कि मेरे 2 बेटे हैं। अब मेरे 2 बाजू हैं। पढ़ लिखकर बेटे गांव में खुशहाली लाएंगे। और बेटे को स्कूल भेजने लगा। गांव के स्कूल की पढ़ाई पूरी करके और आगे की पढ़ाई करने के लिए पास के गांव में पढ़ने के लिए गया और शहर पढ़ने के लिए उसने अपने बेटे को आगे भेज दिया। दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाई करवाई और फिर बड़ा बेटा एमबीबीएस करके अमेरिका एमएस करने चला गया और उसे सरकार से छात्रवृत्ति भी मिली। ननकू के सपने साकार होते दिख रहे थे। छोटा बेटा भी पढ़ने में ठीक था। उसने भी इंजीनियरिंग पास की और एक अच्छी कंपनी में काम करने लगा। बड़ा बेटा अमेरिका में ही बस गया और 5 साल हो गए थे तो कोई पत्र ना कोई फोन ना कोई तार, कुछ भी नहीं मिला। माँ बाप से कोई मतलब ही नहीं था। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो जाता था लेकिन फिर भी उनका कोई पता नहीं था। दादी अपने पोते को देखने के लिए तड़प रही थी। आखिर इस वियोग में एक दिन दादी चल बसी। ननकू ने हिम्मत नहीं हारी और सोचा कि चलो बड़ा बेटा नासमझ निकला लेकिन क्या हुआ, छोटा तो साथ देगा ना, वो तो गांव आएगा। क्या पता था कि जिसे खून पसीना करके पढ़ाया था वो नालायक निकलेगा। अचानक एक दिन बड़ा और छोटा बेटा दोनों ही अपनी अपनी बीवियों के साथ माँ बाप से मिलने गांव पहुंचे। मिलना तो एक बहाना था। वो अपने गांव की सैर करवाने के लिए अपनी पत्नियों को लेकर आए थे। ननकू और रमिया के दिल टूटे हुए थे, फिर भी वो अपने बच्चों के खातिर खुश थे कि शायद सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला ना कहेंगे। लेकिन रमिया ने अपने बड़े बेटे मनोहर से गांव में एक क्लिनिक खोलने को कहा तो उसने कहा कि माँ, अब हमारा गांव में पहले जैसा वास्ता नहीं रहा और ना हमारा गांव पहले जैसा रहा है। यहाँ अब अस्पताल खुल गया है और शहर के डॉक्टर भी हैं, आते जाते ही रहते हैं। मैं तो बॉम्बे में एक बड़ा अस्पताल खोलूंगा और वहां काम करूंगा। मैं और तुम्हारी बहू दोनों अच्छे डॉक्टर हैं और हम वहीं उसी अस्पताल में काम करेंगे। छोटा बेटा तो बॉम्बे के शहर में एक अच्छा काम कर ही रहा है, तो क्यों हम दोनों को गांव में रखकर हमारा जीवन नरक बनाना चाहती हो? बेटा, तुम्हारे पिताजी का सपना था कि तुम यहाँ गांव में रहो, गांव वालों की सेवा करो।
खैर, जब तुम ही नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। जहां रहो खुश रहो। तुम दोनों की खुशहाली ही तो हम चाहते हैं। कुछ दिन रहकर बेटा चला जाता है। उन दोनों के अरमान ठंडे पड़ गए थे। उनके जीवन का उत्साह खत्म हो गया था और गांव में दूसरे लोगों के बच्चे अच्छे अच्छे पदों पर लग गए थे। कुछ आते थे तो कुछ उनके बच्चे की तरह अपने माँ बाप को भूल गए थे। संसार में अलग अलग तरह के लोग थे। सब लोग अपना अपना नसीब भोग रहे थे। चाहने से कुछ नहीं मिलता। कुछ वर्ष बीत गए और सब अपने बच्चों की तारीफ करते करते नहीं थकते थे, पर ननकू के मुंह से कुछ नहीं निकलता था क्योंकि वो झूठ नहीं बोल पाता था। ननकू और रमिया बूढ़े होने के आए थे। उनके हाथों में अब इतना दम नहीं था कि वो काम कर सके, लेकिन संतोष था कि जितना कमाते थे उतने में गुजर बसर हो ही जाता था। अचानक मनोहर और गोविंद दोनों अपने बेटे के साथ आए और माँ बाप के गले लग गए और रो रो कर अपनी गलती की माफी मांगने लगे। माँ बापू, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप दोनों कमजोर हो गए हो और अब काम करने की उम्र नहीं रही। हमारे साथ चलिए और हमारे साथ रहिए। हम यहाँ नहीं रह सकते, पर आप हमारे साथ शहर की हवा पानी का आनंद उठा सकते हैं। माँ बाप पिघल गए और सोचने लगे कि अब हमारे जीवन में बचा ही क्या है। जब बेटे बुलाने आए हैं तो पोता पोती के साथ समय बिताने में ही भलाई है। उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। और बड़े बेटे मनोहर ने पिताजी ननकू से कहा कि आप गांव में क्लिनिक खोलने के लिए कह रहे थे, तो मैं बॉम्बे में अपना बहुत बड़ा नर्सिंग होम बनवा रहा हूँ और वहां रहकर अपना सपना साकार होता देखिए। दोनों बेटों ने ननकू का पुश्तैनी घर और जमीन बिकवा दिया। प्यार से बुलाना तो बहाना था। दोनों बेटे आए थे और बहला फुसलाकर ननकू का पुश्तैनी घर और जमीन बिकवा दिया। जब घर से निकले तो गांव वालों से मीठी मीठी बात करके सबको विश्वास दिला दिया कि माँ बापू को अपने साथ शहर में ले जा रहे हैं। वहां हम सब साथ रहेंगे। लखनऊ स्टेशन पर रमिया और ननकू को ट्रेन में बैठाकर टिकट थमा दिया और कहा कि इस पर पता लिखा है। रास्ते के लिए 1000 रुपए दे दिए और बापू का स्टेशन बॉम्बे पर ट्रेन पहुंचेगी और हम आ जाएंगे लेने। वैसे ये पता तुम अपने पास रख लो, इस ट्रेन में नाश्ता पानी सब मिलता है। चिंता मत करना। हम दोनों हवाई जहाज से जा रहे हैं और जल्दी पहुंच जाएंगे। पैर छूकर टाटा बाय बाय कर कर चले गए। ट्रेन चल निकली और ननकू और रमिया बहू और पोते पोतियों से मिलने की खुशी में मग्न। सामने वाली महिला जो बर्थ पर लेटी थी उसने पूछा कि बहन जी आप कहाँ जाएंगी? रमिया ने बहुत खुश होकर के कहा कि हम बॉम्बे जा रहे हैं, शाम तक पहुंचेगी ट्रेन। उसने चौंक कर कहा कि बहन जी ट्रेन बॉम्बे नहीं हरिद्वार जा रही है, आप वहां से कैसे जाएंगे? ननकू और रमिया का माथा ठनका और बच्चों ने उन्हें गलत ट्रेन में तो नहीं बिठा दिया। उसने जल्दी से पर्चा निकालकर महिला को दिया और कहा कि पढ़कर बताइए कि इसमें क्या लिखा है। महिला ने पढ़कर सुनाया, यह दाम्पत्य बूढ़े और बेसहारा है। अगर किसी को भटकते मिल जाए तो उन्हें किसी वृद्धाश्रम में पहुंचाने का कष्ट करे। दोनों की समझ में आ चुका था कि बेटे धोखा देकर बहला फुसलाकर सब कुछ लेकर भाग गए। यह कलयुगी बच्चे हैं, माँ बाप को बोझ समझकर छोड़ गए। वे गांव भी नहीं जा सकते थे क्योंकि हमेशा आत्मसम्मान से जीना चाहा था उन्होंने। जिनकी इज्जत उनका सबसे बड़ा स्वाभिमान था, अभिमान था, उनकी इज्जत का सवाल था। ऊपर की बर्थ पर लेटा हुआ नवयुवक उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। ननकू और रम्या के पास आकर उनके पैर पकड़ के बोला कि आज मुझे माँ बाप मिल गए। आप निराश मत होइए, मेरे माँ बाप का देहांत हो चुका है और मैं बचपन से ही अनाथ हूँ। मैं अनाथालय में रहकर पढ़ा बला हूँ। मेरी सरकारी नौकरी है और मेरे माँ बाप का प्यार मुझे नहीं मिला। मैं अपने माँ बाप के प्यार के लिए तरस गया हूँ। माँ बाप बच्चों को गोद लेते हैं और आज मैं आप दोनों को गोद लेना चाहता हूँ। आपका प्यार और आशीर्वाद पाना चाहता हूँ। आप दोनों मेरे सर पर हाथ रख दीजिए और मुझे अपना बेटा बना लीजिए। मैं आपके अरमान पूरे करूंगा और आप भूल जाइए कि आपके 2 बेटे थे। मैं आपका अपना बेटा हूं और मेरे साथ चलिए। मुझे आपका सिर्फ प्यार चाहिए और कुछ नहीं।
ननकू और रमिया उस अनजान बेटे के साथ बरेली स्टेशन पर जा उतरे। भाग्य का खेल निराला है, अपनों का साथ छूटा और परायों ने अपना बना लिया। विधाता अच्छों के साथ अच्छा जरूर करता है, कभी भी उनका बुरा नहीं करता और ना ही बुरा होने देता है। आज बूढ़े दाम्पत्य ननकू और रमिया अपने गोद लिए गए बेटे के साथ बरेली में शान से रहते हैं। बेटे के लिए बहू पसंद की, शादी करके सारे अरमान पूरे किए, पोते पोतियों और बहू बेटे के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रहे हैं। आज उन्हें अपने इस बेटे पर गर्व है। उम्मीद करूंगी कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और इसी के साथ आज की कहानी खत्म हुई। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आगे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों से आप जुड़े रहें।